प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे रैखिक आवर्धन के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था गोले दर्पण के दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा था, यानी 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला था दर्पण सूत्र का। इसको हमने प्रूफ करके देखा था पिछली वीडियो के अंदर। और आज की हम इस वीडियो के अंदर रैखिक आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। रैखिक आवर्धन का मतलब होता है कि किसी भी बिंब का, गोली दर्पण के सामने अगर कोई बिंब यानी वस्तु रखी होती है, तो उस वस्तु का, उस बिंब का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा बनता है। यानी कि प्रतिबिंब की हाइट और बिंब की हाइट के मध्य हम क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे, या दर्पण से प्रतिबिंब दूरी और दर्पण से बिंब की दूरी के बीच में संबंध ही क्या कहलाता है, हमारे पास में रैखिक आवर्धन कहलाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रैखिक आवर्धन के बारे में। तो रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के आकार और बिंब के आकार के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। रैखिक आवर्धन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के आकार और बिंब के आकार, यानी मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई पे बन रहा है और बिंब कितनी ऊंचाई पे बन रहा है, उन दोनों के अनुपात को रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब का आकार बटे में बिंब का आकार। यानी कि प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितना आवर्धित है, वो क्या कहलाता है, रैखिक आवर्धन कहलाता है। तो आपके पास में रैखिक आवर्धन की डेफिनेशन है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब का आकार का अनुपात रैखिक आवर्धन कहलाता है। अवतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए डायग्राम बनाएंगे। यह आपके पास में एक अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष का ध्रुव P, ये यहां पे मुख्य फोकस F, ये वक्रता केंद्र C। मैंने क्या किया, एक AB वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के मध्य रख ली। एक AB वस्तु है जो अनंत वक्रता केंद्र के मध्य रख ली। A से आने वाली आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण के बिंदु M पर आपतित होकर फोकस बिंदु से होती हुई, यहां से ये फोकस बिंदु है, इस फोकस बिंदु से होती हुई ये एम दिशा में क्या रहती है, परावर्तित रहती है। एम दिशा में क्या रहती है, परावर्तित रहती है। अब ये एक परावर्तित किरणें होगी, लेकिन प्रतिबिंब क्या होगा, जहां पे दो परावर्तित किरणें काटेंगे एक दूसरे को, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो मैंने एक अन्य प्रकाश किरण ए से ध्रुव परावर्तित कर दी। एक अन्य प्रकाश किरण ए से ध्रुव के बिंदु P पर आपतित कर दी। अब यह प्रकाश किरण ध्रुव पर जब आपतित होती है, तो जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो यह प्रकाश किरण यहां से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो गई। यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, यहां से परावर्तित। अब ये यहां पे काट रही है इस बिंदु पे, तो ये जो इस परावर्तित किरण का कटान बिंदु है, ये इसको मैंने नाम दे दिया A'। तो इस प्रकार
इस प्रकार आपके पास में यहाँ पे इस बिंदु के ऊपर एक प्रतिबिंब a डैश b डैश प्राप्त होता है, जो वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य प्राप्त होता है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लो कि आपके पास में एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य एक बिंब AB रखा हुआ है। ए से आने वाली एक आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण के बिंदु M पर आपतित होकर M दिशा में फोकस बिंदु से होती हुई क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। एक अन्य प्रकाश किरण A बिंदु से ध्रुव प्राप्त होती है और जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से क्या होती है, परावर्तित। दोनों परावर्तित किरणों का कटान बिंदु A डैश से इस प्रकार वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य A डैश B डैश एक ही बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये थ्योरी होगी। अब यहां पे देखो हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABP त्रिभुज ABP और A डैश B डैश P, इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करेंगे तो देखो ये एंगल 90, तो ये एंगल भी क्या हो गया 90, और ये दोनों कोण क्या है, समान है। तो आपके पास में त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P, ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P के अंदर इनको लेकर तो दोनों को समरूप किया तो आपके पास में क्या आएगा, कोण ABP बराबर कोण A डैश P ABP बराबर A डैश B डैश P, ब्रैकेट में देना 90 डिग्री। ये आ गया। दूसरा APB बराबर A डैश P B डैश, परावर्तन की घटना से, परावर्तन के नियम से लिख देना यहां पे, परावर्तन के नियम से ये चीज आ गई आपके पास में। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो अतः कर देंगे यहां पे, अतः त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश P। अब दोनों त्रिभुज समरूप तो दोनों की संगत भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में। तो मैंने मान लिया यहां पे इस डायग्राम के अंदर ये हाइट मान ली मैंने H1, बिंब की हाइट H1 मान ली, और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की हाइट मैंने मान ली H2। ये जो प्रतिबिंब है इसकी हाइट मैंने क्या मान ली, H2 मान ली। तो आपके पास में क्या जाएगा, अतः जब समरूप त्रिभुज हो तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, इसकी भुजा ये और इसकी भुजा ये अनुपात में, और इसकी भुजा ये और ये अनुपात में। तो क्या जाएगा आपके पास में A डैश B डैश बटे में क्या गया AB बराबर, अब इस त्रिभुज की A डैश B डैश पहले लिए मैंने, तो इसी त्रिभुज की पहले ये भुजा लेंगे P B डैश, और इस त्रिभुज की क्या लेगी P B। ये आ गया। अब देखो आपके पास में चिन्ह परिपाटी यूज में लेंगे, चिन्ह परिपाटी काम में लेंगे तो देखो A डैश B डैश, A डैश B डैश नीचे की ओर है, माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का H2 है ऊंचाई इसकी AB डैश B डैश की, बटे में AP ऊपर की ओर है तो प्लस की हो जाएगी H1 PB डैश प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब व ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। प्रतिबिंब दूरी को किस तरह व्यक्त करते हैं, V द्वारा। लेफ्ट साइड में क्या जाएगी माइनस के V बटे में PB क्या है, बिंब दूरी है, बिंब दूरी भी लेफ्ट साइड में है तो माइनस के U। ये चीज आ गई। अब आपके पास में देखो यहां से अवतल दर्पण के लिए मान लो, या आपके पास में रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला देखो, रैखिक आवर्धन को m द्वारा व्यक्त करते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार बटे में क्या जाएगा, बिंब का आकार। क्या जाएगा, रैखिक आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब का आकार बटे में बिंब का आकार।
प्रतिबिंब का आकार H2 बटे में क्या गया H1। अब देखो यहां से माइनस कैंसिल, समझ में आ गया। या फिर ऐसे गुणा कराओगे तो माइनस के माइनस गुणा करें तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्रतिबिंब का आकार और बटे में क्या है बिंब का आकार, तो आपके पास में क्या आ जाएगा एम रख दूंगा यहाँ पे, प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार एम रख दिया मैंने, एम बराबर क्या आएगा v माइनस से क्या आ जाएगा u, तो यानी एम बराबर v माइनस u। ये फॉर्मूला आ जाएगा अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए एक तो ये फॉर्मूला होता है, अगर प्रतिबिंब ऊंचाई के मध्य संबंध निकाले तो रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला आता है m इक्वल टू माइनस के h2 बटे में h1। और अगर प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के मध्य संबंध ज्ञात करें तो रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये तो ऊंचाई के मध्य संबंध होता है और ये क्या होता है प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के मध्य संबंध होता है। ये आपके पास में एक फॉर्मूला है रैखिक आवर्धन का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन। ये आपके पास में पूरा अवतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन आ गया, मैथमेटिकल है इसका, ये फॉर्मूला आ जाएगा। जब आपके पास में बिंब दूरी दी हो और प्रतिबिंब दूरी दी और ये पूछ लिया जाए रैखिक आवर्धन ज्ञात कीजिए अवतल दर्पण के लिए, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा माइनस के v अपॉन में u। ये फॉर्मूला रखेंगे, v की वैल्यू रख देंगे, u की वैल्यू रख देंगे और रैखिक आवर्धन ज्ञात कर देंगे। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन। तो सेम ऐसे ही होगा उत्तल दर्पण के लिए भी, लेकिन उसके अंदर कुछ क्या आ जाएगी, उसकी चिन्ह परिपाटी है वो बदल जाती है। फॉर्मूला यही निकलेगा, यही फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस के v अपॉन u होगा, लेकिन बस चिन्ह परिपाटी उसकी क्या होगी चेंज। अब सेकंड हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या जाएगा, आपके पास में उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे, इसके अंदर दसे हुए पृष्ठ पे क्या कर देंगे और इस कर देंगे। ये मैंने एक डी डैश इसकी मुख्य अक्ष मान ली, यहां पे ध्रुव P मान लिया, ये ध्रुव P, यहां पे मैंने एक बिंब मान लिया, बिंब AB एक बिंब मान लिया जिसकी ऊंचाई मान ली मैंने h1, जिसकी ऊंचाई क्या मान ली मैंने h1 मान ली। A से आने वाली आपके पास में एक आपतित प्रकाश किरण है जो बिंदु M पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद में MN दिशा के अंदर परावर्तित होगी, इस MN दिशा में परावर्तित होगी। इस परावर्तित प्रकाश किरण को मैंने पीछे की ओर बढ़ाया इस तरीके से, तो ये हमें पता है फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी ये फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी। अब एक परावर्तित प्रकाश किरण तो हो गई, एक अन्य प्रकाश किरण को मैं ध्रुव पर आपतित करता हूं, तो ये मैंने एक अन्य प्रकाश किरण को ध्रुव पर आपतित किया, तो इसकी क्या घटना होगी कि यदि कोई आपतित प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो वो जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपके पास में उतने कोण से क्या होगी परावर्तित होगी। अब दोनों परावर्तित किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं, दोनों परावर्तित किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो इनका कटान बिंदु, ये परावर्तित किरणों का कटान बिंदु A डैश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो आपके पास में बिंब है AB, उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। इस प्रकार जो आपके पास में बिंब AB है उसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ A डैश B डैश, और इसकी हाइट मैंने मान ली h2, इसकी हाइट क्या मान ली मैंने h2 मान ली। इस प्रतिबिंब की जो हाइट है वो h2 और बिंब की हाइट है वो h1 मान ली मैंने। थ्योरी देख लो इसकी। एक उत्तल दर्पण की ध्रुव, ये एक उत्तल दर्पण का ध्रुव P, इसकी मुख्य अक्ष D डैश है, इसकी मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने एक बिंब AB स्थित है जिसकी ऊंचाई h1 है। A से आने वाली एक आपतित प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है और MN दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर उठाने पर यह फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। एक परावर्तित प्रकाश किरण हो गई। एक अन्य प्रकाश किरण को बिंदु A से एक अन्य प्रकाश किरण को ध्रुव पर आपतित करते हैं और जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से क्या होती है परावर्तित होती है।
अब इस परावर्तित प्रकाश किरण को मैं पीछे बढ़ाता हूं तो दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों का दर्पण के पीछे कटान बिंदु जो प्राप्त होता है वो ए डैश प्राप्त होता है, और इस प्रकार बिंब ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, और उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी सीधा बनता है। ये थ्योरी आपके पास में, ये थ्योरी है। अब इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए वही चीज, अब मैंने इन्हीं दो त्रिभुजों को समरूपसित करूंगा, एक त्रिभुज ए बी पी और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ये पी बिंदु है ध्रुव यहां पे है, ए बी पी और दूसरा ए डैश बी डैश पी, इन दोनों को समरूपसित करेंगे तो त्रिभुज ए बी पी था त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, दोनों को करेंगे तो वही चीज समरूपसित करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल। ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर, क्यों? क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास में कोण ए बी पी बराबर है कोण ए डैश बी डैश पी के ब्रैकेट में लेना 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री आ गया। अब दूसरा कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर है कोण ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ये चीज आ गई। अब इसके अंदर ए डैश पी बी डैश दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप, अतः क्या आ जाएगा त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। अब दोनों त्रिभुज समरूप, तो समरूपता के नियम से यहां पर लिखेंगे समरूपता के नियम से। समरूपता का वही नियम, समरूपता का नियम क्या है कि यदि कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो इनकी संगत भुजाएं होती है वो समान अनुपात में। तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी ए डैश बी डैश बटे में इस त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर इस त्रिभुज की भुजा पी बी डैश बटे में इस त्रिभुज की भुजा पी पी, ये आ गया। अब चिन्ह परिपाटी यूज लेंगे, चिन्ह परिपाटी यूज लेंगे तो चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये देखो ग्राफ ए डैश बी डैश ऊपर की ओर है, ये यहां पे ए डैश बी डैश है ऊपर की ओर है तो क्या होगी पॉजिटिव, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव। तो आपके पास में ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या आएगा H2, ए डैश बी डैश को मैंने क्या मान रखा है H2 मान रखा है तो H2 प्लस आएगा। उसके बाद में ए बी देखो ये भी ऊपर की ओर है, ए बी भी ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है तो क्या जाएगा H1, ये भी प्लस का हो जाएगा पॉजिटिव होगा ये, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। ए बी क्या हो जाएगा आपके पास में ए बी इक्वल टू भी क्या जाएगा H1 आ गया। उसके बाद में पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश क्या है प्रतिबिंब दूरी है, क्या आपके पास में प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी पी बी डैश, पी बी डैश देखो इधर की साइड में ये मूल बिंदु है 0 0, मूल बिंदु से राइट साइड में है, और मैंने चिन्ह परिपाटी के अंदर बताया कि राइट साइड में जो दूरी होती है वो क्या होगी धनात्मक, और प्रतिबिंब दूरी है तो प्रतिबिंब दूरी को v द्वारा व्यक्त करते हैं तो ये क्या जाएगा प्लस के v, ये आ गया। और पीबी ये बिंब दूरी, पीबी क्या आपके पास में बिंब दूरी है पीबी, ये देखो पीबी बिंब दूरी है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या देंगे माइनस की, तो ये क्या आएगा माइनस के u। ये सारी वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो फॉर्मूले में रखने के बाद में देखो आपके पास में क्या वैल्यू होगी, यहां पे ए डैश बी डैश की वैल्यू, ए डैश बी डैश की वैल्यू आपके पास में क्या है H2 बटे में ए बी की वैल्यू क्या है H1 बराबर
पी वी डैश की वैल्यू क्या है, पी वी डैश की वैल्यू है वी बटे में पीबी की वैल्यू क्या है माइनस के यू। अब रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है, एक साइड में मैं लिखता हूं, रेखिक आवर्धन m बराबर होता है h2 अपॉन h1। ये पढ़ गए हैं। प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार के अनुपात को रेखिक आवर्धन कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो h2 अपॉन h1 की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे m रख देंगे, तो m बराबर क्या जाएगा माइनस के v अपॉन में u। ये आ गया उत्तल दर्पण के लिए, ये क्या आ गया आपके पास में उत्तल दर्पण के लिए। अब इसी यही चीज थी अवतल दर्पण के लिए, ये क्या थी उत्तल दर्पण के लिए। अब इसके अंदर अलग अलग संबंध पढ़ेंगे हम लोग। अलग अलग संबंध क्या है कि जैसे हमारे पास में दर्पण सूत्र दिया हो और दर्पण सूत्र के अंदर एक फोकस दूरी होती है, एक आपके पास में बिंब दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी होती है, तीन चीजें होती है। और तीन चीजों के अंदर दो चीज दी हो, हमें प्रतिबिंब दूरी दी हो, बिंब दूरी दी हो, और ये कह दिया जाए कि इसका रेखिक आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो रेखिक आवर्धन का क्या फॉर्मूला है, अगर हमारे पास में फोकस दूरी दी हो, बिंब दूरी दी हो, तो इसका रेखिक आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी इनके अंदर हम संबंध पढ़ेंगे। अब दोनों फॉर्मूले आपके पास में संबंध आ गए। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम संबंध। संबंध क्या है इनके बीच में, देखो संबंध के लिए मैं क्या करता हूं, आपने लिया दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र आपके पास में 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये दर्पण सूत्र है। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान तो मैं दर्पण सूत्र आपके पास में 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, समीकरण 1 मान ली मैंने। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 की v से गुणा कर दी, v से गुणा कर, v से जब गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, समीकरण 1 की तो ये क्या जाएगा v बटे v प्लस v बटे u बराबर v बटे f हो। v के ऊपर गुणा करा दिया मैंने, आगे v से v कैंसिल हो गया, 1 प्लस v बटे u बराबर v बटे f। अब v बटे u यहां पे प्लस का इधर इसको ले जाओ, और v बटे f इधर साइड में है, ये प्लस का इधर को इधर ले आओ, तो 1 ये प्लस का v बटे f इधर लेके आ गया माइनस का v बटे f बराबर ये v बटे u यहां पे प्लस का इधर इसका देगा माइनस के v बटे u। अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, तो एलसीएम लेके हल किया तो एलसीएम आ गया इसका f, f एलसीएम आ गया 1 के f से, और यहाँ पे 1 के मल्टीप्लाई की तो f माइनस क्या आ गया, f से f कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v बराबर माइनस के v बटे u। अब ये फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए थे, माइनस के v बटे u क्या होता है, रेखिक आवर्धन। अभी पढ़ा था लास्ट अवतल दर्पण के अंदर भी पढ़ा था कि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का जो अनुपात है, ऋणात्मक अनुपात, वो क्या है रेखिक आवर्धन। तो ये फॉर्मूला पढ़ गया, ये आपके पास में किसका है रेखिक आवर्धन का, तो रेखिक आवर्धन इसके मैं क्या रख सकता हूं रेखिक आवर्धन, तो m बराबर क्या आ जाएगा f माइनस v बटे f। अब देखो यहाँ पे ये संबंध है, अगर आपके पास में क्वेश्चन के अंदर फोकस दूरी दी हो, प्रतिबिंब दूरी दी हो, और ये पूछ ले रेखिक आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो हम उसको रेखिक आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में दर्पण रेखिक आवर्धन का मान दिया हो, फोकस दूरी दी हुई हो, और ये पूछ ऐसे प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी 3 राशियां, यहां से 3 राशियों में से अगर 2 राशियां दी हुई मिली हमें, तो तीसरी राशि ज्ञात करते हैं। अगर यहां पे रेखिक आवर्धन का मान दिया है, फोकस दूरी दी हुई है, और हमने प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर दी, तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के बाद में इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहां से बिंब दूरी भी ज्ञात हो जाएगी। तो ये संबंध होता है इसके अंदर। एक संबंध हो रहा है आपके पास में, जैसे दूसरा संबंध मैं आपको बताऊं। दूसरा संबंध क्या है कि यही दर्पण सूत्र है, और दर्पण सूत्र की मैंने u से गुणा करा दी, यानी समीकरण 1 की u से गुणा करने पर u से गुणा करेंगे तो क्या देगा u बटे v प्लस u बटे u बराबर u बटे f। ये आ गया u बटे v प्लस
u से u कैंसिल हो गया, बच गया एक, बराबर क्या गया u बटे, ठीक है। अब u बटे v प्लस का इसको इधर ले जाओ, माइनस का u बटे f, u बटे f प्लस का इसको इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे एक तो है, ये u बटे f प्लस का इसको इधर ले गया, क्या गया माइनस का u बटे, बराबर u बटे v यहाँ पे प्लस का इधर गया, क्या गया माइनस के u बटे, इसको एलसीएम लेके हल किया तो क्या जाएगा f माइनस u बटे में क्या गया f। इसी तरीके से एलसीएम लेके हल किया, f माइनस u बटे में क्या गया f, बराबर में क्या गया माइनस के u बटे। अब पलट दो दोनों को, इसको भी पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को पलटते हैं ऊपर से नीचे करते हैं तो राइट हैंड साइड भी आती है, पलट जाती है। तो आपके पास में क्या गया f बटे में f माइनस u, बराबर ये भी पलट जाएगा, क्या जाएगा माइनस के v बटे। अब ये v बटे u किसका मान है, v बटे u m का मान है। तो आपके पास में माइनस v बटे u की जगह रख सकता हूं, m रख सकता हूं, तो m बराबर क्या जाएगा f बटे में f माइनस u, ये चीज है। अब ये दोनों चीजें देखो, यहां पे f माइनस v बटे f यानी फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी, जब दी हुई और रेखी का आवर्धन ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपके पास में फोकस दूरी और बिंब दूरी दी हुई हो और रेखी का आवर्धन ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम रेखी का आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये परावर्तन है, परावर्तन की घटना है, वो हमने कंप्लीट कर ली यहां तक। अब यहां पर परावर्तन की घटना के अंदर, परावर्तन के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल बढ़ते हैं, यानी दर्पण के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास में, उन सारे न्यूमेरिकलों को हल करेंगे, यानी सारी असाइनमेंट है वो सोल्व करेंगे हम लोग। और उसके बाद में हम रिफ्रैक्शन के बारे में यानी कि अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो परावर्तन की घटनाएं हमारे पास में क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। परावर्तन के बीच में जो संबंध है, दर्पण है, उन दर्पणों को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी असाइनमेंट डालेंगे और असाइनमेंटों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही है।